बड़ी खबर के साथ। देहरादून से यह बड़ी खबर है, जहां ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी पुल टूटने के मामले में अब जांच टीम इसकी जांच करेगी। 3 सदस्यीय टीम जो है अब इस पुल टूटने के मामले की जांच करेगी और 7 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। कई अधिकारियों और ठेकेदारों पर इस मामले में गाज गिर सकती है। कल रानी पोखरी का पुल टूटा था और इससे अब लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो रानी पोखरी पुल टूटने के मामले में एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो 7 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। तो आपको बता दें, यह पुल देहरादून से ऋषिकेश के बीच जाने वाली सड़क पर बना है। बताया जा रहा है कि नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसने पुल को नुकसान पहुंचाया और पुल गिर गया। सीएम ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों के इसी रौद्र रूप ने आम जनता की मुसीबत बढ़ा दी। रानी पोखरी में नदी पर बने पुल का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। जिस समय हादसा हुआ तब पुल से कई वाहन गुजर रहे थे। पुल के गिरते ही वो वाहन भी नीचे पलट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुल के टूटे हिस्से के ऊपर कई वाहन पलटे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ दोपहिया वाहन भी इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। सीएम ने कहा, अगर कहीं भी कोई चूक हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी कि वहाँ से लोग न जाएं, क्योंकि वो खतरे वाला है। सभी से मैं अपील भी करता हूँ कि वो रास्ता उसका डाइवर्ट कर दिया गया है और ठीक प्रकार से पुलिस जो है गाइड के रूप में वहाँ पर काम करेगी। और हमारा पहला उद्देश्य है कि इस समय चूंकि आपदा आ रही है, आपदा चूंकि ऐसा विषय है कि वो सरकार उसमें कोशिश करेगी जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तत्काल रूप से लोगों को राहत मिले। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ रोज से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। साथ ही नदी में पानी भी काफी बढ़ चुका था। पुल के दोनों किनारों पर पानी टक्कर मार रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुल धराशायी हुआ है। इस रोड से होकर देहरादून से जौलीग्रांट एयरपोर्ट होते हुए ऋषिकेश के लिए आवाजाही होती थी, मगर अब ट्रैफिक को नेपाली फॉर्म की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। तो सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हादसा बड़ा है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। सड़कें ध्वस्त हो रही हैं और पुल गिर रहे हैं, तो कार्य की गुणवत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज भी जो है एक पुल गिरा है और जिस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुआ, तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर विषय है और ये कार्य की गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए थे। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो 7 दिन के अंदर जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। ये तो पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रानी पोखरी का पुल जो ऋषिकेश देहरादून मार्ग के ऊपर बना था, वो पुल भरभरा कर गिरा। अब नेपाली फार्म से होकर लोगों की आवाजाही शुरू की गई है। ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला ये पुल था जो धराशायी हो गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी सख्त एक्शन लिया है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसमें बनाई गई है, जो 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और फिलहाल कांग्रेस का ये कहना है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस मामले में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, जिस तरह से ये रानी पोखरी पर बना पुल गिरा है और इसके बाद जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है, जो 7 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन विपक्ष की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि इस जांच कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं?
बिल्कुल कौशल, देखिए ये शासन स्तर पर जांच कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने ये जांच कमेटी बनाई है। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे समिति में और वो ही इसकी 7 दिन के अंदर जांच करेंगे किस तरह से ये पुल गिरा है। लेकिन इस वक्त मैं उसी पुल पर मौजूद हूँ जहाँ पुल गिरा है। और पुल का जो हिस्सा टूटकर गिरा है वो तस्वीरें मैं यहाँ के लोगों को, दर्शकों को दिखा देता हूँ। एपीपी गंगा के ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एपीपी गंगा पे जो पुल का हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया है। और ये देख रहे हैं दर्शक कि ये जो पुल था ये इसलिए कौशल महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सीधे जो गढ़वाल क्षेत्र था उससे देहरादून को कनेक्ट करता था। और अब लोगों को देहरादून आने के लिए यदि कोई ऋषिकेश से, श्रीनगर से, रुद्रप्रयाग से या गढ़वाल के किसी भी क्षेत्र से अगर देहरादून आना चाहेगा तो उसे नेपाली फार्म होते हुए डोईवाला होकर तब देहरादून जाना होगा। तकरीबन 30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन करना होगा लोगों को। तो ये पुल का हिस्सा देखिए कैसे भरभरा कर गिरा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इस नदी में लगातार खनन बड़े स्तर पर किया जाता था, इस वजह से ये जो पुल का हिस्सा है वो यहाँ से टूट गिर गया। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब आप आइए यहाँ पर, क्या कितनी दिक्कत हुई है, कहाँ से आए हैं और कितना लंबा घूम कर आना पड़ा? हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा आपका माजरी जोलीग्रांड इधर से घूम के आना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कितना पुराना पुल था ये, आप लोग आते होंगे? ये तो बहुत पुराना पुल है। हमें कम से कम जो है इसे 20-30 साल से देख रहा हूँ पुल को। लेकिन जो है अभी 2 साल पहले भी इसमें पानी आया था क्योंकि हमारी भी ऑप्टिकल फाइबर जो है बह गई थी 2 साल पहले BSNL की, इस बार फिर बह गई है। तो ये पुल जो था ये आप लोगों की आवाजाही के लिए था, लेकिन यह दिक्कत क्या हुई, गिरने की वजह क्या हो सकती है इसमें, क्योंकि ये खनन भी है बता रहे हैं लोग? ये नीचे से, हाँ खनन है, नीचे से मिट्टी कट गई है, कमज़ोर पुल हो गया था और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इतना, इस वजह से थोड़ा गिर गया। तो अब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आपको रोज़मर्रा की चीज़ें के लिए आना पड़ता होगा, अब कितनी दिक्कतें हो रही है, कहाँ से घूम के आए हैं आप? बहुत दिक्कत हो रही है, हमें तो कम से कम 15-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। अब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब क्या करें। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों की समस्याएं यहाँ पर बढ़ गई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस पुल से रोज़ आवाजाही करते थे, जो ऋषिकेश से डोईवाला जाते थे या फिर डोईवाले से ऋषिकेश जाते थे, उनके लिए दिक्कत हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ी दिक्कत ये भी है कौशल यहाँ पर कि जो लोग ऋषिकेश से डोईवाला के लिए यानी कि जोलीग्रांड एयरपोर्ट पर आते थे, जिन्हें दिल्ली जाना होता था, उनको भी अब 30 किलोमीटर का रन करके चलना होगा। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि जिस तरह से ये तस्वीरें दर्शक एबीपी गंगा पर देख रहे हैं कि पुल का जो बीच का हिस्सा है वो पिलर धंसने की वजह से बिल्कुल भरभरा कर नीचे गिर गया है। तो कहीं ना कहीं इससे गुणवत्ता पर भी सवाल उठता है। हालांकि 10 दशक पुराना ये पुल है और किस तरह से बनाया गया होगा उस समय ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कहीं इस पर की गुणवत्ता भी कम रही होगी, गुणवत्ता की भी कमी इसमें रही होगी और पानी का जो बहाव है वो भी आप देख लोगों की जो मुश्किलें बढ़ गई पुल के टूटने से। लेकिन जांच कमेटी की अगर बात कर लें तो 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी गठित किया उसकी जांच किस दिशा में जारी है? क्या वो जांच कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौके पर पहुंचे, वो अधिकारी उन्होंने निरीक्षण किया इस जगह का? देखिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या वजह रही होगी। जांच कमेटी, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा करने के बाद कल शाम बनाई है और आज से उस जांच कमेटी की जो जांच है वो शुरू आगे बढ़ाई जाएगी। और पीडब्ल्यूडी के कुछ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये एक तरह का इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये जो पुल गिरा है इसकी वजह क्या रही होगी गिरने की और गुणवत्ता इसकी उस दौरान की और क्या रही होगी। क्योंकि जो उस समय की कार्यदायी संस्था होगी जिसने ये पुल बनाया होगा, लगभग 60 साल पुराना ये पुल है और उस समय किस तरह की गुणवत्ता इसमें रही होगी। इसमें एक बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आई है कि जो पुल बना था उसके जो पिलर थे वो कुआं गलाकर नहीं बनाए गए थे। पिलर को जमीनी स्तर पर जो एक ऊपर बनाया जाता है उस पर उसके आधार पर पिलर को बनाकर पुल को खड़ा किया गया था और ये पुल उसी दौरान से बिल्कुल सुचारू चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो नदी का बहाव का पानी आप देख रहे हैं, पानी का बहाव वो कहीं ना कहीं काफ़ी तेज है और यहाँ पर इसी पुल के आसपास की एरिया से बहुत बड़ी मात्रा में खनन किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खनन किया जाता था, पिलर के आसपास से यहाँ पर खनन किया जाता था, उसी वजह से ही ये पिलर गिरने की वजह यहाँ हो सकती है। लेकिन इसमें आखिरकार वजह इसमें क्या है, क्यों ये गिरा होगा, ये जांच का विषय है। 3 सदस्य जो कमेटी है वो जांच आज से शुरू कर देगी, उसके बाद 7 दिन के अंदर वो जांच देते कि तब पता लगेगा कि क्या आखिरकार इसकी वजह रही होगी। बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है कि आखिर ये पुल कैसे धराशायी हुआ। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी, ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में नदी के बीच एक कार फंस गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार किसी तरह से कार को नदी से बाहर निकाला गया। दरअसल बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोग बरसाती नदियों के बीच से अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनकी जान पर आफत आ जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, ऋषिकेश की ये तस्वीरें जहां पर ये कार सवार इस कार को बरसाती नदी से
निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि ये कार इस नदी के बीचों बीच फंस गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस कार को निकाला जा सका। रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नदी के बीच एक कार फंसी, ऋषिकेश की तस्वीरें। तो इस तरह की लापरवाही आप ना करें, एबीपी गंगा आपसे ये अपील करता है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में अब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टिहरी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 और 94 कई जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। लैंडस्लाइड को देखते हुए फिलहाल वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही की जा रही है। मानसून की बारिश टिहरी जिले में फिर से मुसीबत बन गई। पहाड़ों से हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 58 पर जमीन धंस गई, जिस वजह से सड़क का नामो निशान मिट गया। इन तस्वीरों को देखिए, हाईवे पर कैसे झरना बह रहा है। इस जगह पर सड़क भी तहस नहस हो गई। पानी के साथ सड़क की मिट्टी खिसक कर बह गई, जिससे सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। बिगड़े हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी ख़राब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, ज़रूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। बारिश से बिगड़े हुए हालात पर डीएम भी खुद नजर बनाए हैं। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। NH 58 और NH 94 तो बंद हैं ही, उसके अलावा जो उसके वैकल्पिक मार्ग है उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है इस वक्त। इसमें सिर्फ जो टिहरी से मलेथा होते हुए श्रीनगर मार्ग जाता है वो भी दुरुस्त अवस्था में है, और उसके अलावा जो वैकल्पिक मार्ग NH 94 के हैं, जहाँ पर सड़क वॉश आउट हुई है, उसके जो वैकल्पिक मार्ग हो सकते थे, वहाँ पर भी अभी उस रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दलदली रोड हो चुकी है। वो इस जगह से होकर हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। जाहिर है, रोड बाधित होने से राहगीरों के सामने आवाजाही की समस्या हो गई है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें हल्द्वानी से। हल्द्वानी में फिर शुरू हो गई है बारिश और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम बदलने से अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। 29 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में बारिश शुरू हो गई है और इस बदलते मौसम से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो वही टिहरी में नेशनल हाईवे 58 और हाईवे 94 बंद होने की वजह से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। NH 94 पर फकोट में रोड का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो जाने से लोग पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे जान जोखिम में डालकर रोड को पार करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आप ये लगा लो, पहली बरसाती नहीं झेल पाए, और जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं जो पुराने पुस्ते हैं वो अभी स्थिर है, लेकिन जो नए पुस्ते बने, जो नया सिस्टम बना, वो सब नीचे आ गया है। और इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नज़र थी। उसके बावजूद भी इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया, और जिसमें खुद BRO शामिल है और जो कार्यदायी संस्था जो काम कर रही है भारत कंस्ट्रक्शन, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों ने मिल करके जमकर दलाली करी और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी है। यात्रियों को छोड़कर वापस लौट रही थी ये गाड़ी और हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। पाबौ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। एक मैक्स गाड़ी यात्रियों को छोड़कर वापस लौट रही थी और खाई में गिर गई और इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई है मौके पर ही। बड़ी खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं। देहरादून में कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे संबंधित संपत्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए
बड़ी एजेंसी का चयन होगा। ये अहम फैसले लिए गए। खनन से जुड़े मामलों पर शासन की जगह निदेशालय पर फैसला होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर आज चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से मौजूद रहने की अपील की है। सदन में विपक्ष भी सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा को तैयार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों से सदन में मौजूद रहने की अपील की है। विपक्ष भी सतत विकास पर चर्चा को तैयार है। तो उत्तराखंड के समग्र विकास के लक्ष्य के लिए सतत विकास पर आज चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। रवि केंद्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और राज्य के सतत विकास पर यह चर्चा है। किस वक्त यह चर्चा शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा इसके लिए? जी देखिए कौशल, क्योंकि जो सत्र का आहूत किया गया था वो 27 तारीख तक किया गया था, लेकिन जो 28 अगस्त जो कि आज का दिन है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ के सभी सदस्यों से इस पूर्ण भागीदारी की बात की है, चर्चा में शामिल होने की बात की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तराखंड के विकास को लेकर है। इसमें करीब 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिन लक्ष्यों पर विचार किया जाना है, चर्चा की जानी है। और उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार इस तरीके का एक दिन का ये जो सत्र बढ़ाया गया है, इस तरीके का पहली बार आहूत किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के विधायकों को भी रहने की अपील की है। तो आज विपक्ष और जो पक्ष है दोनों ही विधायक जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये एक तरीके से उसी तरीके जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन कोई प्रश्नकाल शून्यकाल कुछ नहीं होगा क्योंकि विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है। लेकिन जो आज का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड के सतत विकास को लेकर है। विपक्ष इस पर मौजूद रहेगा। हालांकि विपक्ष ने भी कल ये कहा था कि हम मौजूद रहेंगे, लेकिन मुद्दा उत्तराखंड के विकास का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये उत्तराखंड के सतत विकास, कुछ संकल्प, किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से इसके जो तमाम जो लक्ष्य है उनको पूरा किया जाना है, और साथ मिलकर पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास में किस तरीके की भागीदारी निभा सकता है, उसी को लेकर ये चर्चा है। और इसी वजह से एक दिन का जो आज सत्र है वो और रखा गया है। तो आज जो सत्र की समाप्ति थी वो 27 तारीख को होनी थी, लेकिन आज का जो एक दिन का जो सत्र रखा गया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरीके की चर्चा है उत्तराखंड के विकास पर। और ये भी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष आज किसी तरीके का कोई हंगामा न करे, बल्कि सत्ता से जो भी बातचीत है उनकी बातचीत करे, उस पर चर्चा करे। और इसके साथ ही जो विपक्ष भी अपनी बातों को रखे, उसको भी सत्ता पक्ष जो है ध्यानपूर्वक सुने और कई चीजों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही संभावना ये भी है कि आज भी उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रवि, आपका ये अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। उत्तराखंड के विकास के लिए सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा होगी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। 17 लक्ष्यों में से 16 बिंदुओं पर चर्चा होगी और चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट लोकसभा भेजी जाएगी और आने वाली सरकार के लिए ये सुझाव प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेंगे।